तो भाई देखो, ये तो हम बार बार कहते हैं कि यार आरसीबी के पास आईपीएल 2024 में अच्छे पेस ऑप्शंस नहीं हैं। अगर हम सिराज को छोड़ दें तो क्या ही है, अजहरी जोसेफ हैं, लोकी फर्गुसन हैं, टॉम करन हैं। टॉम करन फिलहाल इंजर्ड चल रहे हैं, उनकी जगह पता नहीं कौन आएगा, लेकिन सुनने में खबर आई है कि शमार जोसेफ को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर वो आ गए तो थोड़ी सी पेस बॉलिंग इनकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या इनकी सिर्फ पेस बॉलिंग ही नॉर्मल सी है या स्पिन डिपार्टमेंट भी का वैसा ही है? तो जवाब इस सवाल का यह है कि स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो पेस डिपार्टमेंट से भी ज्यादा खराब है। क्योंकि अगर तुम ये देखोगे ना कि आईपीएल 2024 में आरसीबी का लीड स्पिनर कौन है, तो जवाब पता है तुमको क्या मिलेगा? कर्ण शर्मा। जी हां, कर्ण शर्मा आईपीएल 2024 में आरसीबी के लीड स्पिनर हैं। वो कर्ण शर्मा जिनको आज के वक्त में इतना सा भी कहीं भाव नहीं मिलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार कर्ण शर्मा के अलावा आखिर आरसीबी के पास स्पिन में क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो भाई जवाब बहुत ही सिंपल सा है। ऑलराउंडर्स में इनके पास ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिनको आप जानते ही हैं ऑफ स्पिन कराते हैं, अब अच्छी खासी बॉलिंग कराने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि कई मैचेस ऐसे होंगे जहां ये कर्ण शर्मा से भी ज्यादा ओवर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर ग्लेन मैक्सवेल से आगे बढ़े तो विल जैक भी एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो स्पिन अच्छी खासी डाल लेते हैं। और अगर देखें कि इनके पास अनकैप्ड स्पिनर्स कौन से हैं, तो एक तो मयंक डागर हैं, दूसरे हिमांशु शर्मा हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये जितने भी स्पिनर्स मैंने यहां पे बताए, किसका फॉर्म कैसा चल रहा है, किसके स्टैट्स कैसे हैं, कौन सच में अच्छा है, कौन सच में बुरा है? तो आओ यार चुटकियों में कुछ ही मिनट के अंदर एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं और फाइनली इस बात को अच्छे से समझते हैं कि कौन सा स्पिनर आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देगा, कौन आरसीबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर होगा, किसका फॉर्म कैसा चल रहा है। सब कुछ वीडियो एंड होने तक तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर बात शुरू करें आरसीबी के लीड स्पिनर कर्ण शर्मा से, तो मैं बताना चाहूंगा कि अब तक उन्होंने अपने आईपीएल करियर में टोटल 69 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी डिसेंट सी रही है 8.14 की। बहुत से स्पिनर्स की जो इकोनॉमी है इससे कम ही रहती है। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात यह है कि कर्ण शर्मा ने आरसीबी के लिए कुल 10 मैचेस खेले हैं आईपीएल में। उन 10 मैचेस में मात्र 8 विकेट लिए हैं। और इकोनॉमी अगर सिर्फ आरसीबी वाले मैचेस की देखें, जिससे हमें यह भी अंदाजा लग जाएगा कि करंट फॉर्म उनका कैसा चल रहा है, क्योंकि पिछले सीजन उन्होंने आरसीबी के लिए ही खेले हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आरसीबी के लिए खेलते हुए कर्ण शर्मा की इकोनॉमी 10.37 की है, जो कि बहुत ही वाहियात है। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कर्ण शर्मा ने अपने पूरे आईपीएल करियर में जो 69 विकेट लिए हैं, उन 69 विकेट में से 55 विकेट इन्होंने 7 से 15 ओवर के बीच लिए, यानी मिडिल ओवर्स में लिए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी 8.02 की रही है। और पावर प्ले में उन्होंने लिए हैं कुल 6 विकेट। और वहीं पे अगर देखें कि 16 से 20 ओवर में उन्होंने कितने विकेट लिए हैं, तो उतने ही लिए हैं जितने विकेट बचे, यानी कि कुल 8 विकेट। मतलब मेजॉरिटी विकेट जो आते हैं वो मिडिल ओवर्स में आते हैं। बहुत ज्यादा कोई ऐसा लाजवाब परफॉर्मेंस ये ना ही शुरुआती ओवर में देते हैं, ना ही डेथ ओवर में देते हैं। तो ऐसे में इनको बहुत अच्छा बॉलर कहना गलती ही होगी। वैसे अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कर्ण शर्मा ने आईपीएल छोड़ के जो बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट में टी20 मैचेस खेले वहां उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो भाई मैं तुमको सिंपली ये बता देता हूं कि ओवरऑल कर्ण शर्मा ने अपने पूरे करियर में जो भी टी20 मैचेस खेले हैं, आईपीएल, डोमेस्टिक क्रिकेट, सब कुछ मिला लो, जितना भी टी20 क्रिकेट खेला है, जिसमें शायद कुछ टी20 इंटरनेशनल मैचेस भी आएंगे, तो सारे टी20 मैचेस मिला के जो इकोनॉमी रही है कर्ण शर्मा की वो 7.60 की है। टोटल उन्होंने 142 टी20 विकेट ले रखे हैं। 7.60 की इकोनॉमी फिर भी ठीक है, लेकिन अगर उनकी करंट इकोनॉमी पे हम नजर डालें तो जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले सीजन में जो आरसीबी के लिए उन्होंने मैचेस खेले थे वहां उनकी इकोनॉमी 10.37 की रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया है। अब कर्ण शर्मा से आगे बढ़े तो अगले आरसीबी के स्पिनर हैं ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल के नंबर्स पे नजर डालें तो टोटल आईपीएल करियर में इन्होंने लिए हैं 31 विकेट। इकोनॉमी रही है 8.31 की, जो कि वंस अगेन बहुत ही डिसेंट है, लेकिन एक ऑलराउंडर के हिसाब से अच्छी खासी है। इससे आगे बढ़े तो मैं बताना चाहूंगा कि आरसीबी के लिए खेलते हुए मैक्सवेल ने 12 विकेट लिए हैं, लेकिन आरसीबी के लिए इनकी जो बॉलिंग इकोनॉमी है वो 7.82 की है। मतलब वक्त के साथ ये एक अच्छे बॉलर बने हैं, जो कि हम सब जानते हैं। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि करेंटली मैक्सवेल इज अ बेटर बॉलर, इज अ फार बेटर बॉलर मैं कहना चाहूंगा कंपेयर टू कर्ण शर्मा। मैक्सवेल
मैक्सवेल ने जो आईपीएल करियर में टोटल 31 विकेट लिए हैं, इन 31 विकेट में से 21 विकेट इनके मिडिल ओवर में आए हैं, जहां इनकी इकोनॉमी 8.15 की रहती है। 7 विकेट इन्होंने पावर प्ले में लिए हैं और 3 विकेट 16 से 20 ओवर के बीच लिए हैं। ओवरऑल अगर हम मैक्सवेल के टी20 स्टैट्स पर नजर डालें तो कुल इन्होंने 153 टी20 विकेट्स लिए हैं, सारी टी20 लीग, सारे टी20 इंटरनेशनल मैचेस मिला के, और इकोनॉमी जो रही है वो 7.75 की रही है। तो वंस अगेन ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए स्पिन बॉलिंग में जितने इंपॉर्टेंट एसेट कर्ण शर्मा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट ग्लेन मैक्सवेल है। मैं यहां पे मैक्सवेल की बैटिंग को तो काउंट ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्पिन बॉलिंग की बात कर रहा हूं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे ये बात थोड़ी सी दुखी करती है कि ग्लेन मैक्सवेल इनके सबसे अच्छे स्पिनर हैं, क्योंकि कर्ण शर्मा ही लीड स्पिनर बोले जा रहे हैं, पर ग्लेन मैक्सवेल के नंबर जो हैं वो कर्ण शर्मा से अच्छे हैं। तो ये बात दुखी करेगी ना कि मेन स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल हैं, कोई और है ही नहीं भाई। अब जब कर्ण शर्मा और मैक्सवेल की बात हो ही गई है तो लगे हाथ में तुम्हें बाकी जो आरसीबी के स्पिन ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें विल जैक्स की, तो विल जैक्स ने टोटल 47 टी20 विकेट्स लिए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी 7.27 की रही है। आईपीएल में अभी तक डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है, खरीदे गए हैं पहले भी, लेकिन डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। बस आरसीबी के लिए नेट्स पे थोड़ी बहुत बॉलिंग कराई है, लेकिन डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। इसीलिए मैंने ओवरऑल जो उनके टी20 स्टैट्स रहे हैं, लीग्स वगैरह मिला के, बिग बैश वगैरह मिला के, या जहां भी उन्होंने खेला है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो गया, साउथ अफ्रीका टी20 लीग हो गया, सब कुछ मिला के उनके जो टोटल विकेट्स रहे हैं 47 रहे हैं। इकोनॉमी जैसा मैंने कहा 7.27 की रही है। उससे आगे बढ़ के अगर मयंक डागर की स्पिन परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाए तो कुल आईपीएल में आज तक 3 मैचेस खेले हैं, इन 3 मैचेस में मात्र 1 विकेट ले पाए हैं। ओवरऑल टी20 स्टैट्स देखें तो कुल 55 टी20 विकेट लिए हैं, लेकिन इकोनॉमी बहुत ही शानदार रही है। जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट में टी20 खेला है, इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है, मात्र 6.55 की। तो अगर इसी इकोनॉमी के साथ ये आरसीबी के लिए परफॉर्मेंस दे दें और विकेट चटकने की काबिलियत थोड़ी सी बढ़ा लें तो मजा ही आ जाएगा। आखिरी स्पिन ऑप्शन जो हैं वो है हिमांशु शर्मा, लेकिन उन्होंने कोई बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग नहीं कराई है, आईपीएल में डेब्यू हुआ नहीं है, तो नंबर्स में कुछ बताने को है नहीं, लेकिन ये जरूर बता देता हूं कि वो एक लेग स्पिनर हैं। तो कर्ण शर्मा जो कि इनके लीड स्पिनर हैं वो भी लेग स्पिनर हैं। ऐसे में कर्ण शर्मा के रहते हिमांशु शर्मा को ज्यादा खेलने का मौका मिले मुश्किल लगता है। हाँ, अगर कर्ण शर्मा बिल्कुल हगी दें तो फिर हिमांशु शर्मा खेल लेंगे। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आरसीबी के स्पिन डिपार्टमेंट को 10 में से कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे, तो जवाब आपका क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से कौन सा स्पिन बॉलर होगा जो आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखेगा? जो भी आपका जवाब है वंस अगेन कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।